आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द ऑटो इम्यूनिटी। अभी क्या हो गया कि आपका इम्यून रिस्पांस मोटा मोटी जो है वो लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो सेल मेडिएटेड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बाद में हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर कोई इम्यून रिस्पांस अपने ही सेल के अगेंस्ट में आपका इम्यून रिस्पांस शो करना शुरू कर दे, तो ये क्या हो जाता है? ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम पे डाला जाता है। इसमें होता क्या है कि इम्यून रिस्पांस जो है, सबसे पहला होता है कि ये अपना सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच जो सेल्स का जो डिफरेंस होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ का, यानी सेल सरफेस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के थ्रू वो ये पहचान पाए कि एंटीजन कौन है और इम्यूनो एंटीजन कौन है और अपना सेल्स कौन सा है, ये उनको नहीं पता चल पाता है। इसके चलते क्या होगा कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है दे आर अगेंस्ट ओन सेल्स एंड टिश्यूज, या अपने ही सेल्स और टिश्यू के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, आगे हम लोग आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो डिजीज बिकॉज ऑफ सच एवरेंट डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है जिसमें अपने ही सेल्स के अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है, उसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ सब्सटेंसेस और द टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। तो क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा, आप याद करो कि क्लोनल सिलेक्शन में मैंने ये बताया था कि क्लोनल सिलेक्शन में उस सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है, B/T सेल्स को, जो एंटीजन से ज्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता था या एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स के साथ में ज्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता था। उन कॉलोनीज या क्लोन्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देते थे जो अपने सेल्फ सेल्स से बाइंड करने लग जाते थे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर हम लोग क्लोनल सिलेक्शन का एग्जांपल लें तो अगर उस केस में क्या है कि अगर आपका बहुत ज्यादा एलिवेटेड इम्यून रिस्पांस होने लग गया और सारे के सारे सेल्स जो हैं क्लोनल सिलेक्शन में नहीं मर रहे हैं, उसमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपने सेल्फ सेल से ही रिएक्ट करने में कैपेबल है, और तब अगर वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे, दिस विल लीड टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अगर इफेक्टर बी सेल टी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ तो आपके प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स होंगे, लेकिन अगर उस क्लोनल सिलेक्शन में कुछ गलत सेल्स का भी प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो दे विल अल्टीमेटली लीड टू द ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इन शॉर्ट, बॉडी अटैक्स इट्स ओन सेल। तो आपका शरीर, छोटे मोटे या एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं कि आपका शरीर खुद अपने ही बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं दे मे बी सिस्टेमिक या सिस्टमेटिक होते हैं या ऑर्गेनिक ऑर्गेन स्पेसिफिक होते हैं। तो सिस्टेमिक कहने का मतलब क्या है कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स वगैरह पे ये काम करना शुरू करेंगे, और जबकि ऑर्गेन स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है कि ये डिसऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेन पे काम करेगा, ये और किसी दूसरे ऑर्गेन पे काम नहीं करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना? यस सर। तो स्टार्ट सिस्टमेटिक कहने का मतलब होता है बेटा कि अगर तुम्हारे में ये डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ तो शरीर के किसी भी ऑर्गन से आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। इट कैन स्टार्ट विद योर ब्रेन, इट कैन स्टार्ट विद योर स्किन, इट कैन स्टार्ट विद एनीवेयर इन योर बॉडी। ठीक है, और ऑर्गन स्पेसिफिक में होते हैं कि जैसे आपका थायराइड ऑर्गन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में आपका हम लोग आएंगे, इसके डिस्कशन पे आएंगे वन बाय वन। बहुत ज्यादा समय जो है वो हम इस पे अभी नहीं देना चाहते हैं, इनिशियल डिस्क्रिप्शन पे नहीं, बल्कि हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ते हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेन स्पेसिफिक इम्यून डिसऑर्डर कहने का क्या मतलब हो जाता है, इसका एक एग्जांपल है। बेटर है कि अगर हम आपको सिर्फ एक एक करके बताएं कि ऑर्गेन स्पेसिफिक क्या होता है, उससे अच्छा है कि एक एग्जांपल लो और इसका डिस्कस करो कि आखिर इसमें क्या हो रहा होता है। तो हाशिमोटोज थायरॉयडिटिस जो है, ये एक डिजीज होता है जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स के लिए, DTH को हम लोग लिखते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसके बाद यही टॉपिक जो है
सेंसिटिविटी। इसके बाद ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 तरह के हैं, वो हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपका थायराइडिटिस जो है वो एक एक एग्जांपल है आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। इसमें क्या होते हैं कि जो मिडिल एज्ड वुमेन है, एक एज ग्रुप है मिडिल एज्ड वुमेन का, जो जनरली 30 से 50 एज के आसपास में, 30 से 45 50 एज के आसपास में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा इनको इफेक्ट करता है। 50 भी मत करो, लोअर लिमिट को देखो कि 30-35 के एज में होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो भी एंटीबॉडीज हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द थायराइड ग्लोबुलिन। थायराइड ग्लोबुलिन क्या है कि ये वो प्रोटीन होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के लिए, आपके थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपको रिलीज करने का काम करते हैं। इसमें क्या है कि थायराइड पेरिडॉक्सी पेरोक्सीडेजेस, नॉट पेरिडॉक्सिन्स, थायराइड पेरोक्सीडेजेस एंड थायराइड प्रोटीन्स, इनका जो सिंथेसिस थायराइड हार्मोन के थ्रू या थायराइड ग्लैंड के थ्रू हो रहा होता है, ये क्या करते हैं, इसी के अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। मैंने एंटीजन के एग्जांपल में बताया हुआ था कि एनी मॉलिक्यूल कैन बी बिहेव्ड एज एन एंटीजन, एनी मॉलिक्यूल जिसका अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, हेट्रोजेनिसिटी होनी चाहिए। तो आपका अपना बॉडी जो थायराइड पेरोक्सीडेजेस और थायराइड प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा होता है, किस चीज के लिए, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो आयोडीन इनटेक में हेल्प करते हैं। यानी अगर आप खाना खा रहे हो तो उससे जो आयोडीन आपको मिलता है उसके अपटेक में हेल्प कर रहे होते हैं। और आपका अपना बॉडी क्या करता है, इन्हीं प्रोटीन्स और इन्हीं एंजाइम्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। समझ में आएगा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ या ना? माही एंड Yes, sir. माही एंड रानी। Yes, sir. तो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट, थायराइड हार्मोन से आपके थायराइड और पेरोक्सीडेज और थायराइड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना है, और आपके अपने ही एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आयोडीन जो अपटेक है वो आपका बंद हो जाएगा। इससे क्या है, एंटीबॉडीज बाइंड टू दीज प्रोटीन्स, interferes with the iodine uptake and decrease the production of thyroid hormones, and thyroidism और ग्वाइटर नाम का डिजीज जो होता है वो आपका प्रोसीड करेगा। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक एग्जांपल आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपका अपना एंटीबॉडी अगर आपके थायराइड से रिलेटेड प्रोटीन पे काम करना स्टार्ट करे या उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए, तो किस तरह से हाइपोथायराइडिज्म और ग्वाइटर डिजीजेस जो होते हैं वो प्रोसीड करते हैं। इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. अब आ जाइए ऑटो इम्यून एनीमिया के केस में। तो ऑटो इम्यून एनीमिया में क्या है कि पर्सिनियस जो एनीमिया है, पर्स पर्सेनिसियस एनीमिया, मैं भी प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा हूँ, खांसी और थोड़ा सा इसके चलते। ये एक सीजनल है, कोविड वाला नहीं। So if autoimmune antibodies bind to the intrinsic factors responsible for the uptake of vitamin B12, तो इस केस में क्या है कि आपका एंटीबॉडी जो है उन फैक्टर्स जो कि आपके विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनलाइजेशन के लिए, यानी कि सेल सरफेस वो चैनल्स, आपको तो अभी शाम वाली क्लास में आपको चैनल्स पढ़ा रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो एज अ चैनल काम कर रहा है विटामिन B12 के इंटेक के लिए, और अगर आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये जाकर के उन प्रोटीन्स या चैनल से जाकर के बाइंड करते हैं जो कि आपके विटामिन B12 के लिए इंटेक में आपको प्रॉब्लम करने लगेंगे। दिस विल रिजल्ट इन द इम्प्रॉपर हेमेटोपोइसिस। इम्प्रॉपर हेमेटोपोइसिस द प्रोसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड सिंथेसिस इन योर बॉडी। तो B12 के इनटेक होने के चलते क्या होता है कि आपका नॉर्मल ब्लड सिंथेसिस जो है वो ब्लड बॉडी में वो नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आरबीसी नंबर्स ड्रॉप्स बिलो द नॉर्मल। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसके केस को स्टडी किया जाता है जिसमें पेशेंट्स के बॉडी में आरबीसी का नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाता है नीचे की ओर। तो ये हम लोग मानते हैं कि जो भी आपका ऑटो इम्यून है या एंटीबॉडीज हैं वो अपने ही चैनल्स या अपने ही सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं जो विटामिन B12 को इनटेक में हेल्प कर रहे थे। और अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो विटामिन B12 जो है वो सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है और हेमेटोपोइसिस में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ब्लड प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा और आरबीसी जो है वो आपके
नंबर डिक्रीज कर जाएंगे। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, आप विटामिन B12 के इंजेक्शंस या मेडिसिन के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है और छोटा छोटा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल और बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होते हैं कि जो भी ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं वो आरबीसी एंटीजन से जाकर के बाइंड कर जाते हैं। आरबीसी एंटीजन कहने का क्या मतलब कि कुछ सेल सरफेस प्रोटीन्स जो आरबीसी सेल्स के ऊपर में पाए जा रहे थे, जो इसके लिए एज अ रिसेप्टर काम कर रहे थे, ये एंटीबॉडीज उन्हीं से जाकर के बाइंड करने लगता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन है, यानी ये बाइंड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं और अल्टीमेटली आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आरबीसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन या CO2 दोनों को ही कैरी करने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने का, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या कार्बाबिनो हीमोग्लोबिन है। दोनों का टर्म अगर आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग जो कार्बाबिनो एमिनो हीमोग्लोबिन होते हैं वो भी टिश्यू लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके लंग्स के एल्विलाई तक लेकर जाने का काम करते हैं। तो अगर आपके हीमोग्लोबिन और या उससे जुड़े हुए सेल्स आरबीसी अगर आपके डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है कि आपके आरबीसी को फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देगा एंड आपका ब्लड जो है दे फेल टू कैरी नॉट ओनली ऑक्सीजन बट CO2 एज वेल, यानी लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा और टिश्यू से कार्बाबिनो हीमोग्लोबिन बन करके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचना शुरू कर देगा और ये एक एनीमिया का केस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? इनकैपेबिलिटी Yes, ऑफ sir. incapability of RBC cells to carry mostly oxygen, but if RBC is not available, it will not carry the carbon dioxide as well. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. ये तब थे जब आपके अपना एंटीबॉडी जो था वो अपने ही सेल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए कि ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में होते हैं, जैसे पेनिसिलिन और मिथाइल डोपा इंटरेक्ट विद द आरबीसी एंड सेल्स बिकम एंटीजेनिक। तो अगर आप कोई एंटीबॉडीज जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होने के चलते या इसका डोज जो होता है वो बहुत लिमिटेड और बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप इस केस में कुछ ड्रग्स को लेते हैं तो क्या करेंगे कि ये ड्रग जाकर के अल्टीमेटली आरबीसी से ही बाइंड कर जाते हैं और कंप्लीट आरबीसी प्लस ड्रग ये दोनों ही अब एज एन एंटीजेन बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और आपका शरीर एंड आरबीसी और ड्रग के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। यानी जब तक आप पेनिसिलिन और मिथाइल डोपा का सर्टेन डोज अगर आप नहीं ले रहे थे तो आपका आरबीसी नॉर्मल आरबीसी की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ड्रग लिया, एक ड्रग और आरबीसी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अल्टीमेटली एक एंटीजेनिक सेल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है और आपका शरीर उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर और नॉट? Start. Yes, sir. ठीक है, गुड पास्चर्स सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। समझने में कोई दिक्कत होगी? No, sir. No, sir. ओके तो जो भी ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं दे बाइंड टू द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ अ किडनी एंड एल्विलाई ऑफ द लंग। तो क्या करते हैं कि आपके एंटीबॉडी अल्टीमेटली किडनी के सेल्स और एल्विलाई जो लंग्स जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है गैसियस डिफ्यूजन के लिए, ये आपके अपने ही सेल्स से बाइंड करके हेपेटिक सेल्स हो या एल्विलाई हो उनसे बाइंड करके उन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो किडनी डैमेज है और पल्मोनरी हेमरेज है, पल्मोनरी हेमरेज इन द केस ऑफ एल्विलाई को बोलते हैं, ये अल्टीमेटली क्या करेगा कि ये किडनी डैमेज और पल्मोनरी हेमरेज के केस में ये करते हैं और विद इन द मंथ जो पेशेंट जिसको इस टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है दैट इज गुड पास्चर सिंड्रोम, वो अपने आप ही within the month it causes the death to the patients। तो इस केस में क्या है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके किडनी और एल्विलाई के अगेंस्ट में डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली इसके जो भी हिपैटिक सेल्स हो सॉरी रीनल सेल्स हो तो चाहे आपके पल्मोनरी हैमरेज हो तो ये कॉज करेंगे और जो पेशेंट है वो विद इन मंथ ही एक्सपायर कर जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे एक सबसे कॉमन डिजीज है जो इंसुलिन के केसेस में आते हैं। इसमें क्या है कि फिर से ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं दे अटैक द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आपके आपके पैनक्रियाज के जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं उसमें जो बीटा सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स इनको बोला जाता है। तो अगर इन सेल्स के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी जो है अगर वो सिंथेसाइज हो चुका है तो ये क्या करेंगे कि फैगोसाइटोसिस करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देते हैं बीटा सेल्स को ही जो अल्टीमेटली इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जो अल्टीमेटली इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे। इससे क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आपके बॉडी में होगा और दैट विल लीड टू द डायबिटीज। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादातर केस स्टडी के तौर पे आपके पढ़े जाते हैं, केस स्टडी के तौर पे कि आखिर कौन कौन से केसेस हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के हिसाब से चल रहे होते हैं। नाउ दैट इज ग्रेव्स डिजीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसमें अगर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के थ्रू है, जो हम लोग पढ़ेंगे। दिस बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ थायराइड सेल्स, activate the adenylate cyclase enzyme and stimulates the thyroxine production and the triiodothyroxine। तो ये दो तरह का थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन जो है इनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड सेल से बाइंड करके इन दोनों एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस के लिए, ताकि आपका थायराइड का कंट्रोल किया जा सके। बाइंड टू एन ऑटो एंटीबॉडीज फॉर द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हार्मोन के केस में प्रोटीन्स ही हैं, और प्रोटीन एज एन एंटीजन आपका शरीर अगर उसको बिहेव करने लगता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से जाकर के बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये थायराइड सेल्स से एडिनाइलेट साइक्लेज का सिंथेसिस को रोक देगा। हाँ या ना? Yes, sir. और एडिनाइलेट साइक्लेज का Yes. सिंथेसिस रुकेगा तो थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन ये दोनों ही जो हैं इसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अल्टीमेटली दिस विल एक्टिवेट द थायरोक्सिन प्रोडक्शन दिस विल एक्टिवेट द थायरोक्सिन प्रोडक्शन। नो 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 नो, अरे ये को स्टिमुलेटरी या स्ट्रक्चर वाइज ये मैच करते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। इसका जो आपके ऑटो हैं, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं ये को स्टिमुलेटरी के तौर पे काम करते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बाइंड करके ये क्या करते हैं कि सेल्स से जब आपकी जरूरत नहीं है तो भी जाकर के ये सेल से बाइंड कराने का काम करते हैं। मैंने जस्ट अपोजिट बोल दिया, ये सेल से बाइंड कराने का काम करते हैं और ये थायरोक्सिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। बाकी टाइप में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्या करते हैं कि बाकी टाइप में यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चीज का डिस्कशन किया गया है कि बाकी टाइप में जो हार्मोन्स थे उसका सिक्रीशन बंद हो रहा था, लेकिन बाइंडिंग ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज टू द रिसेप्टर ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मिमिक द TSH, यानी कि थायराइड सेल्स के ऊपर में वो रिसेप्टर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बाइंड करके इसको एक्टिवेट कर रहे थे और थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन का सिंथेसिस कर रहे थे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो इसको मिमिक करने का काम करते हैं। यानी कि TSH अगर सिक्रीट नहीं भी किया गया है तो सेल सरफेस पे जाकर के ये बाइंड कर जाएंगे और TSH के एब्सेंस में भी थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन का सिंथेसिस करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट है। मैं ये पॉइंट ही मतलब ध्यान में नहीं दिया, मैं ऑन द फ्लो पढ़ाते चला गया कि ये बंद कर देगा। बाइंडिंग टू द ऑटो एंटीबॉडी टू द रिसेप्टर ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिमिकिंग का काम करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एब्सेंस में भी थायराइड सेल्स के सरफेस पे बाइंड करके एडिनाइलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन करना और थायरोक्सिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। इज इट क्लियर और नो? Yes, sir. ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया इसलिए फ्लो में मैं मना करता है चलते चला गया। एंटीबॉडीज जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं
वो TSH का काम करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ इट। तो ऑटो एंटीबॉडी अगर बाइंड कर जाएगा थायराइड सेल्स के ऊपर में ऑटो एंटीबॉडी, तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो है उसको वो एक्टिवेट कर देते हैं। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद में ये थायरोक्सिन का प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ TSH, इवन इन द एब्सेंस ऑफ TSH। इसके पहले वाला जो थायराइड देखा था आपने, उसमें वो सॉल्ट्स या प्रोटीन्स थे, उससे एंटीबॉडी बाइंड करके और थायराइड के सिंथेसिस को रोकने का काम कर रहे थे। यहाँ पे वो हाइपर थायराइडिज्म को प्रमोट करते हैं। हाइपर थायराइडिज्म यानी थायराइड का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। THYROIDISM हाइपर थायराइडिज्म है। इसके पहले का एग्जांपल जो था वो हाइपो था, यानी थायराइड के लेवल को घटा रहा था। यहाँ पे थायराइड का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, लास्ट है दैट इज ग्रेविस। हम लोग इसको ग्रेविस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या मियास्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर भी बोला जाता है। मियास्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर में क्या होते हैं, जो भी एंटीबॉडीज होते हैं वो एसिटाइल कोलिन से जाकर के बाइंड करते हैं, जो कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दिस हैव द रिसेप्टर ऑन द मोटर एंड ऑफ प्लेट्स ऑफ द मसल्स। तो जो भी आपके मसल्स हैं उसके इंड पे, यानी कि अगर आपका लिम्ब है, जब आपका हाथ है सपोज कर लो, तो यहाँ इसके जो भी मसल्स हैं उनके प्लेट पे या उसके इंड पे ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन। blocks the normal binding of acetylcholine, leads to the complement degradation of muscles and weakening of skeletal muscles। यानी कि अगर आप एक मसल का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ठीक है, और इसका कंट्रोल करना है, तो एक प्लेट है जो न्यूरोट्रांसमीटर जब तक यहाँ बाइंड करता है तो अपने मसल्स को अकॉर्डिंगली आप हिला सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी उंगली को बोलो 1 2 3 4 5, बोलो सर 5th उंगली को आप करो, या फर्स्ट को, थंब को या पिंकी को अगर आप हिलाने की बात करो, तो मैं इसको हिला सकता हूँ इस तरह से, बिकॉज कि ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल करके जो भी मसल प्लेट्स हैं वहां पे सिग्नल भेजने का काम कर रहा है कि आपको कौन सा फिंगर हिलाना है। लेकिन अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले और आपका एंटीबॉडी बीच में ही अगर उसको डिग्रेड कर दे, तो क्या होगा कि इफ यू विल वांट टू मूव दिस थंब, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर बीच में ही कहीं एंटीबॉडी से बाइंड करके डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये थंब अपने ही पोजीशन पे रह जाएगा, ये यहाँ से अपने मूव नहीं कर पाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. अल्टीमेटली क्या होगा कि एक सर्टेन समय तक में अगर इसको किसी भी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिल रहा है मूवमेंट के लिए, दिस विल कॉज द वीकनिंग ऑफ स्केलेटन मसल्स, और अल्टीमेटली ये जो काम है आपका, ये हाथ और लिम्स या कोई भी मसल जो है वो काम करना आपका बंद कर देगा। तो ये एक आपका ये ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? राइट डाउन द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद में एक एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद में, चूंकि सब ऑटो एंटीबॉडीज पे ही काम कर रहे हैं, तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और वो किस पे काम करता है, वो दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस पे काम करता है, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले बीटा सेल पे काम करते हैं। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एसिटाइल कोलिन पे काम करता है। TH स्टिमुलेशन जो है वो एज अ मिमिक करने का काम करता है। तो ये एक आप चार्ट बना करके अपने पास में रखो और हल्का हल्का रोज भी रिवाइज करोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir.